welcome. But in this video lecture, I will deliver another chapter of the oral cavity and the pharynx, the ENT series of lectures, that is the cysts and the pre-malignancies of the oral cavity and the pharynx. And in the later chapter, I will deliver the malignancies. Right here, cysts, that are the benign cysts and the pre-malignancies. Talking about some cysts that develop in the oral cavity and the pharynx, the very first is the ranula. Ranula, as you can see in the picture, that this is the simple ranula. It's actually a retention cyst present in the floor of the mouth. ठीक है, ये एक cyst होता है, आप देख सकते हैं फ्लोर ऑफ माउथ में प्रेजेंट है. इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इट अराइजेस फ्रॉम द salivary gland. What salivary gland? Number 1 माइनर, या ओके चलो बोल सकता हूँ ओके सब मैंडिबुलर ग्लैंड, या फिर सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, या फिर इन दोनों ग्लैंड्स की डक्ट में से. ठीक है, या फिर जो म्यूकस ग्लैंड मौजूद होते हैं ओरल कैविटी की म्यूकोजा में से, उसमें से भी ओरिजिनेट हो सकता है. तो ओरिजिन क्या है बेटा रेनुला का? सलाइवरी ग्लैंड कौन से? सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, या इनकी डक्ट, या फिर म्यूकस ग्लैंड में से भी ये सिस्ट अराइज हो सकता है. ठीक है, इसकी साइट क्या है? फ्लोर ऑफ द माउथ में प्रेजेंट है. ठीक है, ऑन वन साइड ऑफ द फ्रेनुलम. ये अच्छा सा फ्रेनुलम आपको दिख रहा है. इस फ्रेनुलम के एक साइड पे ये सिस्ट मौजूद है जिसको हम रेन्यूला कहते हैं. और ये आप देखो, इसका ये इतना कंप्रेसिव है कि ये टंग को एक साइड पे पुश करता है इस तरफ. ठीक है, इसकी दो वैरायटीज़ होती हैं. एक होता है सिंपल रेनुला जो कि लिमिटेड होता है फ्लोर ऑफ द माउथ में, और एक होता है प्लंगिंग रेनुला जो कि यहाँ से एक्सटेंड करता है, नीचे नेक में जाता है, या नीचे नेक में जाता है, एक्सटेंड करता है नीचे गले में, एंड सब मेंटल या सब मैंडिबुलर रीजन में स्वेलिंग हो जाती है इसकी वजह से. तो ये जो है वो सिंपल रेनुला है, सिर्फ यहाँ पे मौजूद है. जो प्लंगिंग रेनुला होगा ना, उसकी गले में आगे थ्रोट में भी उसकी स्वेलिंग आएगी सब मैंडिबुलर रीजन में, यहाँ पे गले में. ठीक है, सब मैंडिबुलर रीजन सब मेंटल रीजन के अंदर. सही है बच्चा, इस तरीके से. इसके कलर की बात करें तो इट इज़ ब्लूइश इन कलर इफ़ स्मॉल. ट्रीटमेंट ऑप्शन इसका बेटा इसकी कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन करते हैं. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस द एक्सीजन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द वॉल्स आर वेरी थिन. ठीक है, सो उस केसेस में हम मार्सुप्लाइजेशन करते हैं, यानी कि इसकी डी कैपिंग कर देते हैं. कहने का मकसद ये है कि वैसे तो इसका सर्जिकल एक्सीजन किया जाए तो बेहतर है, लेकिन इसकी जो वॉल्स होती हैं बहुत थिन होती हैं, तो और साथ में जो इसकी अटैचमेंट होती है उसकी वजह से भी आगे पीछे माउथ के अंदर ट्रॉमा हो सकता है. इस वजह से हम सर्जिकल एक्सीजन नहीं करते. फिर क्या करते हैं? मार्सुप्लाइजेशन करते हैं. मार्सुप्लाइजेशन क्या होता है? इसको हम डी कैपिंग भी कहते हैं. जो रूफ ऑफ रेनुला है उसको रिमूव कर देते हैं. ये जो कैप है इसके ऊपर म्यूकस की, उसको रिमूव कर देते हैं, एंड द इनर वॉल इज़ अटैच्ड विद द ओरल म्यूकोसा. कहने का मकसद ये है, अगर इसको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो मार्सुप्लाइजेशन को डी कैपिंग कहते हैं. ये जो इसकी रूफ है इसको ओपन कर देते हैं. ओपन करने से क्या होगा? इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो बाहर ड्रेन हो जाता है, और उसके अलावा ये डीकम्प्रेस भी हो जाता है, और इसकी जो सारी स्वेलिंग है, सिस्टिक स्वेलिंग, वो कम हो जाती है. सही है बेटा. देन कम्स द अनदर रिटेंशन पॉलिप. रेनुला भी एक रिटेंशन पॉलिप था. दिस इज़ अनदर रिटेंशन पॉलिप कॉल्ड म्यूकोसील. ठीक है, म्यूकस रिटेंशन सिस्ट है. इसके अंदर भरपूर म्यूकस होता है इस सिस्ट के अंदर, इसलिए इसको हम म्यूकोसील कहते हैं. या इट कैन अकर एनीवेयर. लिप्स पे हो सकता है, और यहाँ पे भी देखो लिप्स पे बना हुआ है, बकल म्यूकोजा में देखने को मिलेगा अंदर. और इट्स अ स्मूथ, वेरी मच स्मूथ, राउंडेड फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग, म्यूकस फिल्ड स्वेलिंग, ब्लूइश और येलोइश इन कलर. ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में इट्स लुकिंग मोर लाइक रेड और वाइट, बट इट इज़ ब्लूइश और येलोइश इन कलर, ट्रस्ट मी. राइट, ओके. देन यू कैन सी जो मोस्ट ऑफ द सिस्ट होते हैं ना आपके म्यूकोसिल बेटा, बहुत सारे वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. सही है, या ओके. सो मोस्ट ऑफ द सिस्ट आर एसिम्प्टोमेटिक, बट लार्ज सिस्ट जो होते हैं जो कि फेरिंग्स में मौजूद होते हैं, वेलिकुला में. वेलिकुला इज़ द पाउच लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द बेस ऑफ द टंग एंड एपिग्लोटिस. तो उन केसेस में डिस्फेजिया हो सकते हैं. देखो जो म्यूकोसील है ना, पीछे मैंने पिक्चर क्या दिखाई, वो कहाँ पे मौजूद था? लिप्स पे मौजूद था. ये म्यूकोसील बक्कल म्यूकोजा पे भी मौजूद हो सकता है. लेकिन अगर ये जो आपके म्यूकोसील हैं, अगर ये साइज़ में छोटे हैं तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. लेकिन एक लार्ज सिस्ट जो कि फेरिंग्स में मौजूद होता है, लार्ज म्यूकोसील प्रेजेंट इन द फेरिंग्स, प्रेजेंट इन द वेलिकुला, तो जाहिर सी बात है उसके फिर डिस्फेजिया होगी. ठीक है, I hope you are clear with this. Then comes another cyst, that's a dermoid cyst. 2% of the cyst in the mouth. बहुत सारे cyst बनते हैं माउथ के अंदर, उसमें से 2% is
द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डर्मोइड सिस्ट। इट कैन बी सबलिंगुअल, ज़ुबान के नीचे, या सब मेंटल, चिन के नीचे बन सकता है ये। सबलिंगुअल सिस्ट इज प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द माउथ एज आई मैंशनड। ये वाइट कलर का मैस होता है। सब मेंटल इज प्रेजेंट बिलो द माइलोहायोइड मसल। माइलोहायोइड मसल बेटा अगर ये आपकी मैंडिबल है ना, ये आपकी मैंडिबल है, तो माइलोहायोइड मसल को जिस तरीके से बीच में रन करता है, ठीक है, इस माइलोहायोइड मसल के ऊपर टंग होती है और नीचे सब माइलोहायोइड स्पेस होती है। सही है, सब माइलोहायोइड स्पेस होती है। तो कहने का मकसद ये है कि दो तरह का डर्मोइड सिस्ट होता है। एक होता है सबलिंगुअल सिस्ट जो कि इस माइलोहायोइड मसल से ऊपर होता है, ये टंग के नीचे होता है लेकिन माइलोहायोइड मसल से ऊपर होता है। और एक होता है सब मेंटल डर्मोइड सिस्ट। सब मेंटल डर्मोइड सिस्ट को यहाँ पे होगा, यानी कि इस माइलोहायोइड मसल के नीचे मौजूद होगा, ठीक है, और इसकी स्वेलिंग काफ़ी प्रोमिनेंट होगी चिन में। सही है, अब समझ आया बेटा? ये देखो, ये आपकी पूरी मैंडिबल है, ये पूरी क्या है, मैंडिबल है। सही है बच्चा। और ये पास हो रहा है आपका कौन सा मसल, माइलोहायोइड मसल। सही है, माइलोहायोइड मसल के ऊपर वाली स्पेस जो होती है सबलिंगुअल होती है, क्योंकि ये टंग के नीचे स्पेस है, और जो माइलोहायोइड मसल है उसके नीचे वाली स्पेस, उसको हम सब माइलोहायोइड स्पेस कहते हैं, और यहाँ पे दरअसल आपकी चिन होती है। ठीक है, जो अगर डर्मोइड सिस्ट यहाँ सबलिंगुअली मौजूद है तो फिर फ्लोर ऑफ द माउथ में, क्योंकि ये टंग है, नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ है, यहाँ पे फ्लोर ऑफ द माउथ में स्वेलिंग होगी। अगर ये डर्मोइड सिस्ट यहाँ मौजूद है माइलोहायोइड मसल के नीचे सब माइलोहायोइड स्पेस में, तो फिर चिन में स्वेलिंग होगी। ठीक है बच्चा, इस तरीके से। ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सिजन। ये तो कुछ सिस्ट थे बेटा ओरल कैविटी में जो मैंने आपको बता दिए। अब इन सिस्ट के बाद कम्स द प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस ऑफ द ओरल कैविटी। वन इज़ द लीकोप्लेकिया। ये कंडीशंस पहले भी आप देख चुके होंगे, लेकिन हेयर द लीकोप्लेकिया। व्हाट इज लीकोप्लेकिया? वाइट पैच और प्लेक ऑन द म्यूकोजल सर्फेसेस ऑफ द माउथ। डिफरेंट जगहों पे बन सकता है, मैं साइट्स बताता हूँ, लेकिन पहले आप देख लें कि कुछ इस तरीके, ये वाइट पैच या फिर प्लेक हो सकता है ये। ठीक है, ये म्यूकोजा पे बनता है, ये टंग की म्यूकोजा पे भी बन सकता है, बकल म्यूकोजा पे भी बनता है। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ बनेगा ये। अगर इसकी साइट हम देख लें तो ये लिखा हुआ है, जो कॉमनली प्रेजेंट ऑन द बक्कल एंड द जिंगीवल म्यूकोजा। ठीक है, कॉमनली बक्कल म्यूकोजा पे, यानी कि ये वाली म्यूकोजा जो होगी, और जिंगीवल म्यूकोजा जो है वहाँ पर होगा। ठीक है, अदर साइड जैसे कि ये टंग पे मौजूद है, लिप्स पे हो सकता है, पैलेट पे हो सकता है, फ्लोर ऑफ द माउथ में भी हो सकता है। इस वाइट पैच प्लेक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इसमें केराटोसिस है, भरपूर किस्म का इसमें अंदर आपको केराटिन मिलेगा। सही है, दैट इज़ द सिंपल केराटोसिस। हाइपर केराटोसिस या पेरा केराटोसिस भी हो सकती है। सही है, इट इज़ वेरी मच थिक, वेरी मच हार्ड, दैट इज़ द एकांथोसिस। इसके अंदर डिस्प्लेजिया भी मिल सकती है, बिकॉज इट इज़ अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, सो इट मे शो माइल्ड टू सीवियर डिस्प्लेजिया एज वेल। राइट, क्या इसमें से कैंसर डेवलप होता है? यह है तो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। क्या इसमें से कैंसर डेवलप होता है? इंसिडेंस ऑफ द कार्सिनोमा इज अप टू 5%। ठीक है, बायोप्सी लेते हैं और फिर इसकी कन्फर्मेशन करते हैं कि इसके अंदर मैलिग्नेंट चेंजेस आ तो नहीं गए। ठीक है, उसके अलावा इसका जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो बेटा मोस्टली स्मोकिंग होता है। एंड द मैलिग्नेंट चेंज इन लीकोप्लेकिया इज़ मोर कॉमन इन द स्मोकर्स एंड द फीमेल्स। ठीक है, अदरवाइज़ ये जो लीकोप्लेकिया है वो रिग्रेस कर जाता है, लेकिन अगर आप स्मोकर हो, फीमेल हो, या फिर बिटल नट्स खाते हो, पान टोबैको खाते हो, तो फिर ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी इसके अंदर। क्या ट्रीटमेंट है बेटा लीकोप्लेकिया का? अगर स्मॉल लेयन है तो उसको बस ऑब्जर्वेशन करते हैं, रेगुलर फॉलोअप देते हैं और ये खुद ब खुद रिग्रेस हो जाता है। और मेक श्योर करें कि स्मोकिंग ना करें, ये बिटल नट, छालियाँ वगैरह ना खाएं। अगर लार्ज लेयन है तो फिर उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है सर्जिकली, और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करनी पड़ती है निकालने के बाद कि इसके अंदर मैलिग्नेंसी तो नहीं थी। दूसरे ऑप्शन सर्जिकल एक्सीजन के अलावा इसको क्रायो सर्जरी या लेज़र सर्जरी देके यहीं पर ख़त्म कर दो, कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेज़र देके क्रायो सर्जरी करके इसको यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दो। एक और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन आफ्टर द लीकोप्लेकिया कम्स द एरिथ्रोप्लेकिया। वो वाइट पेच था, ये रेड पेच होता है या रेड प्लेक होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे। कंपेयर टू लीकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया का बहुत हाई पोटेंशियल होता है मैलिग्नेंसी में डेवलप होने का। सही है, इसको भी सर्जिकल एक्सीजन करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद जब आपके पास आ जाता है ये, तो इसके आप हिस्टोपैथोलॉजी करते हो, देखते हो कि इसके अंदर कैंसर तो नहीं था। ठीक है, इसलिए another condition comes बेटा, and that is the oral submucous fibrosis। आप नाम से ही पता चल गया होगा कि ओरल कैविटी के अंदर जो है म्यूकस के नीचे जो सब म्यूकोसा होती है उसके अंदर फाइब्रोसिस होगी, तो ओरल कैविटी बहुत हार्ड स्टिफ हो जाएगी, उसको मूव करना खोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन। ओरल कैविटी फेरिंग्स को इन्वॉल्व करती है, मोस्टली ओरल कैविटी को, समटाइम्स फेरिंग्स को। क्या होता है, जो सब म्यूकोसा होती है उसके अंदर फाइब्रोसिस होती है। ठीक है, मैलिग्नेंसी
में डेवलप होगी ये कंडीशन, नहीं होगी, अननोन है, कंट्रोवर्शियल है। सही है। यंग फीमेल्स में होती है और उन इलाकों में जहाँ पर उन लोगों में जिनका लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है। एग्जैक्ट इटियोलॉजी पता नहीं है, लेकिन जो लोग पान गुटखा खाते हैं, छालिया खाते हैं, या फिर हाँ उनके अंदर डाइटरी डेफिशिएंसी है, खास करके विटामिन बी की, विटामिन ए की, आयरन, जिंक और दूसरे मिनरल्स की, तो उसके अंदर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो सकती है। दोबारा रिपीट करो, किन लोगों में होती है? जो ये पान गुटखा छलिया खाते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उनके अंदर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होती है। सही है। इस तरीके से क्या होता है, सबम्यूकोसा के अंदर फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट होता है। देखो, डिपोजिशन ऑफ द फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू इन द लेमिना प्रोप्रिया, दैट इज द सबम्यूकोजल रीजन। ठीक है। एंड द ओवरलाइंग म्यूकोजा शो एपिथेलियल एट्रोफी और वेजिकल फॉर्मेशन समटाइम्स। लेटर स्टेजेस में फाइब्रोसिस बहुत मार्क्ड हो जाती है, इतनी मार्क्ड हो जाती है कि ऊपर सॉफ्ट पैलेट भी इन्वॉल्व हो जाती है, फाशियल पिलर्स और बक्कल म्यूकोजा भी इन्वॉल्व हो जाती है। कहने का मकसद ये, अगर आपकी ये ओरल कैविटी है, ये इसकी म्यूकस लाइनिंग है, ये एपिथेलियम है, उसके नीचे सब म्यूकोजा है, तो यहाँ पे फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है और एपिथेलियम जो है इसकी एट्रोफी होने लगती है। सही है बच्चा। इस तरीके से ओरल कैविटी में किस किस जगह को इन्वॉल्व करता है ये? सॉफ्ट पैलेट को, फाशियल पिलर्स को, बक्कल म्यूकोजा को। सही है। और फिर लिखा हुआ है कि एपिथेलियल एट्रोफी के साथ यहाँ पे वेजिकल भी बन सकते हैं। सही है बच्चा। तो क्लियर हो गया। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है कि ऐसी कंडीशन है जिसमें ओरल म्यूकोजा के अंदर सब म्यूकस, ओरल म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजा में लेमिना प्रोप्रिया के लेवल पे फाइब्रोसिस होती है और ऊपर जो एपिथेलियम है वो एट्रोफिड हो जाती है, उसमें वेजिकल्स बनते हैं। माउथ में कौन सी जगहें इन्वॉल्व होती हैं? सॉफ्ट पैलेट, बक्कल म्यूकोजा और या फाशियल पिलर्स वगैरह। इस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? पेशेंट प्रेजेंट्स विद बेटा बर्निंग सेंसेशन। ठीक है। एंड अनेबल टू टेक स्पाइसी फूड। जहाँ जहाँ ये फाइब्रोसिस होगी वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होगी, तो इस वजह से स्पाइसी फूड नहीं खा पाएगा। मैंने बताया एपिथेलियम पे टाइनी वेजिकल्स बनते हैं। ठीक है। और ख़ास करके बक्कल म्यूकोजा पे। लेटर ऑन थिक शीट ऑफ द फाइब्रस टिश्यू may occupy entire hard pellet, soft pellet, uvula, the pillars and the inner surface of the cheek, sometimes the posterior pharyngeal। तो आहिस्ता आहिस्ता फाइब्रोसिस बढ़ती जाती है। पहले होती है फाइब्रोसिस पैचेस में, थोड़ी सॉफ्ट पैलेट पे, थोड़ी बक्कल म्यूकोजा में। सही है। थोड़ी पिलर्स पे, लेकिन होगा ये बाद में क्या होगा, ये कम्प्लीटली फाइब्रोसिस बढ़ती जाएगी, पूरी सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट इन्वॉल्व हो जाएगी, पूरे पिलर्स, पूरे पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल इन्वॉल्व हो जाएगी। सही है। इस तरीके से जब पूरी आपकी जो सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, पिलर्स हैं, बक्कल म्यूकोजा है, वो फाइब्रोस हो जाएगी, तो फिर उसमें माउथ ओपनिंग भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, अनेबल टू ओपन द माउथ एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक फूड। कुछ इस तरीके से ये देखो माउथ भी ओपन नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके पैलेट में बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस है। सही है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन दिस कंडीशन बेटा। सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो कि क्रॉनिक कंडीशन है, इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट बेटा, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन कोशिश करते हैं कि जिस वजह से हो रहा है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें, जैसे कि बिटल नट खाना, छालिया वगैरह, पान गुटखा, इनसे होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को सही कर दें। स्टेरॉइड देते हैं, टॉपिकल जेल या इंजेक्शन देते हैं स्टेरॉइड का, सिस्टमिक इंजेक्शन, ताकि जो फाइब्रोसिस हो वो रिड्यूस हो जाए। स्टेरॉइड का बड़ा इफेक्टिव रोल होता है फाइब्रोसिस कम करने में। ठीक है बच्चा। इसके अलावा माउथ में टॉपिकली हम हाइलुरोनिडेस एंजाइम देते हैं स्टेरॉइड के साथ, वो भी फाइब्रोसिस को रोक सकता है। ठीक है। और इसके अलावा सही है। अच्छा, माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस बेटा, जॉ ओपनिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है। जॉ ओपनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं बाय प्लेसिंग द वुडन स्टिक इन बिटवीन द टीथ। ये एक्सरसाइजेस होती हैं ये जिससे भले फाइब्रोस हो पूरा माउथ, लेकिन फिर भी कोशिश करके एक्सरसाइज करके मुंह को ओपन रखने की कोशिश करते हैं। डाइटरी डेफिशिएंसीज को सही करते हैं और सबसे भी ना सही हो तो फिर सर्जिकली हम ये फाइब्रस पेंट को निकाल देते हैं। ठीक है। और सर्जिकली ना सही, लेकिन कार्बन सर्जिकली भी निकाल सकते हैं, लेकिन लेज़र एक नई अप्रोच है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ करके इन फाइब्रस बैंड्स को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। सही है बच्चा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। एंड लास्टली कम्स द कंडीशन दैट इज़ द फेरेंजियल पाउच। फेरेंजियल पाउच जिसको ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम या फिर हाइपोफेरेंजियल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं, क्योंकि ये हाइपोफेरिंग्स में होता है। कहाँ पर होता है? हाइपोफेरिंग्स में, जिसको लेरेंजियल या लेरिंगोफेरिंग्स भी कहते हैं। सही है। सो फेरेंजियल पाउच इज़ द कंडीशन, इट इज़ आल्सो नोन एज द ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम और द हाइपोफेरेंजियल डाइवर्टिकुलम। मैं इसमें ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि यहाँ से देखो, ओके जस्ट सेकंड में पिक्चर अरेंज कर लूँ।
let me first elaborate by here. The inferior constrictor muscle of the pharynx, उसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है, राइट. द इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ द फेरिंग्स इज टू पार्ट्स. एक होता है थायरोफेरिंजियस पार्ट, एक होता है क्रिकोफेरिंजियस पार्ट. सही हो गया, थायरोफेरिंजियस पार्ट एंड द क्रिकोफेरिंजियस पार्ट. अच्छा, इन दो पार्ट्स के बीच में एक गैप होता है जिसको हम कहते हैं या किलियंस डिहाइजेंस, और इन दो पार्ट्स के बीच में से म्यूकोजा बल्ज आउट कर सकती है और ये पाउच बन सकता है. सही है. वाई mucous membrane bulge out between these two parts when why does it occur? When the cricopharyngeus sphincter contract prematurely during the second stage of the deglutition. मैं समझाता हूँ. देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि तो विजिबिलिटी इसकी या better here. This entire from here till here is the inferior constrictor muscle, right? This portion of the inferior constrictor muscle is called what? Cricopharyngeus muscle. And this from here till here is the thyropharyngeus part of the inferior constrictor muscle. So between the thyropharyngeus and the cricopharyngeus बीच में एक गैप दिख रहा है आपको. यहाँ से म्यूकोजा बल्ज कर रही है और ये पाउच बन रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? फेरिंजियल पाउच कहते हैं, ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम कहते हैं. भले गैप हो, ठीक है, ये गैप तो आपके हमारे अंदर भी है, फिर म्यूकोजा बाहर क्यों नहीं पाउच आउट कर रही? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ. उसकी वजह पहले सुन लें, फिर समझा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है. कुछ ऐसे होता है बच्चा कि जब फूड आपके मैं कहूँ कि सॉर्ट ऑफ लोअर फेरिंग्स में आता है ना, ये आपका यहाँ तक इसोफेगस है, ठीक है, और ये यहाँ तक फेरिंग्स है. फेरिंग्स से फिर फूड आता है इसोफेगस में. अगर कुछ यूँ हो बेटा, ये फूड बोलस है, ये फूड बोलस चल के नीचे आया आपके यहाँ तक फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे स्फिंक्टर होता है जो कि ओपन होता है. स्फिंक्टर ओपन होता है और फूड बोलस कहाँ जाता है? इसोफेगस में जाता है, राइट. लेकिन अगर कुछ यूँ हो कि फूड बोलस यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे कंस्ट्रिक्टर मसल बंद हो जाए, कंस्ट्रिक्टर मसल यहाँ पे बंद हो जाए और फूड बोलस यहाँ पे रुक जाए. अब कंस्ट्रिक्टर मसल यहाँ पे बंद है, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से कंस्ट्रिक्टर मसल यहाँ पे बंद हो गया, फूड बोलस यहाँ फंस जाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा इसोफेगस में. जब वो फूड बोलस फंसेगा ना ऊपर, यहाँ पे कंस्ट्रिक्टर मसल बंद होने की वजह से, तो फूड बोलस क्या करेगा? उसकी वॉल पे म्यूकोजा के प्रेशर डालेगा. जब म्यूकोजा की वॉल पे प्रेशर डालेगा तो म्यूकोजा इन दो मसल्स के बीच में से गैप में से बाहर बल्ज आउट करेगी. इसको हम कहते हैं फेरिंजियल पाउच या ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम. बहुत आसान है बेटा, ठीक है, इस तरीके से, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट the mucous membrane bulge out between the two parts when the cricopharyngeus sphincter contracts prematurely. जब पहले फूड बोलस के पास होने से पहले ही जब फूड ये जो स्फिंक्टर हो जाए, जब बंद हो जाता है बेटा, तो फूड ऊपर फंस जाता है, वो म्यूकस वॉल पे प्रेशर डालता है जिसकी वजह से म्यूकोजा बाहर बल्ज आउट करती है, ठीक है. मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन की वजह से ही तो ये प्रॉब्लम हो ना. मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन की वजह से तो स्फिंक्टर पहले बंद हो गया, स्फिंक्टर बंद हो गया, अब ऊपर फूड फंसा हुआ है, तो म्यूकोजा पे प्रेशर डालता है और पाउच बन जाता है. सही है. फूड कलेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से इनलार्जमेंट हो जाती है और पूरा पाउच बन जाता है. सही है. अच्छा, और ये पाउच साइज़ में बड़ा होता रहता है, ठीक है, एक्सपेंड होता रहता है और आसपास के स्ट्रक्चर्स को, खास करके इसोफेगस को दबाता है, कंप्रेस करता है. ठीक है बच्चों. पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? गले में लंप होगा, ठीक है, थ्रोट के अंदर. इट्स लाइक पेशेंट में कंप्लेन ऑफ लंप और समथिंग इन द थ्रोट व्हेन द पाउच इज़ स्मॉल. लेकिन जब पाउच साइज़ में बड़ा होगा तो इसोफेगस को कंप्रेस करेगा जिसकी वजह से डिस्फेजिया होगी. Regurgitation of the undigested food may occur due to this pouch. Overflow of this regurgitated food into the larynx may also occur and leading to cough. तो मैंने ये बताया ना बेटा कि अब यहाँ पे देखो, फूड फेरिंग्स से आके इसमें कलेक्ट हो सकता है और यहाँ से फिर फूड रिगर्जिटेट कर सकता है वापस फेरिंग्स में, या फिर यहाँ से फूड लैरिंग्स की तरफ भी रिगर्जिटेट कर सकता है. तो फूड अगर लैरिंग्स में आया तो फिर जाहिर सी बात है कफिंग होगी.
और उसका कफ इसकी वजह से होगी ताकि फूड को बाहर निकाल सकें, क्योंकि लंग्स में तो हम जाने नहीं दे सकते फूड को। वेट लॉस होगी क्योंकि पेशेंट को डिस्फेजिया है, कुछ खा नहीं रहा। एक्सरे बेरियम सॉल्व करवाएंगे तो उस पर अच्छे से ये पाउच दिख जाएगा। जहाँ तक बात है बेटा ट्रीटमेंट की, तो एक्सीजन करते हैं, ओपन सर्जरी करते हैं, और हम क्या करते हैं, एक्साइज्ड बाय ओपन सर्जरी एंड क्रिकोफेरेंजियस स्फिंक्टर इज डिवाइडेड, और इसको हम कहते हैं क्रिकोफेरेंजियल मायोटमी। तो अगर इस बात को आसान रखें तो हम कुछ नहीं करते, ओपन सर्जरी करके इस पाउच को हम निकाल देते हैं, और क्रिकोफेरेंजियस स्फिंक्टर जो है ना फेरिंग्स और इसोफेगस के बीच में, उसको हम डिवाइड करते हैं ताकि फूड जो है वो नीचे पास हो सके। ठीक है, ये तो ओपन सर्जरी है। अब लेकिन जो अल्टरनेटिव और मॉडर्न टेक्निक आई है वो है एंडोस्कोपी के थ्रू हम इसको एक्सरसाइज करते हैं, इतनी ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो एंडोस्कोपिक सर्जरी आई है जिसमें ऑपरेशन नहीं किए बगैर हम, ओपन सर्जरी किए बगैर हम इसको सेक को रिमूव कर देते हैं, उसको हम कहते हैं डॉलमेंस ऑपरेशन। सही है, डॉलमेंस ऑपरेशन, राइट बेटा। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच बेटा। क्लास डिसमिस्ड।